एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली एबनॉर्मल कब होंगी, जब जैसे हमने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन 0.2 से हुआ। 1 मोल यूरिया ऐड किया उतने ही वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन 0.52 से ही हुआ। तो 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन किसी भी सोल्यूट का, चाहे यूरिया का या किसी का भी, ठीक है, उसमें एलिवेशन जो हमें दिख रहा था वो 0.52 का दिख रहा था हमेशा। ओके, लेकिन जब हमने यही सोल्यूशन 1 मोलर किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिया, जैसे NaCl का लिया, तो ये एलिवेशन 0.52 के इक्वल नहीं आ रहा था। और इस एलिवेशन की वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स में बदल भी रही थी। कभी कभी ये वाला एलिवेशन 0.52 आ रहा था, कभी उससे ज्यादा, और कभी 1.04 या इनके बीच में आंसर आ रहा था। तो ये वाली एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यूज कहलाएंगी। तो व्हाट आर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यूज? दोज कॉलिगेटिव वैल्यूज विच आर डेविएटिंग या विच आर डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल कॉलिगेटिव, जिनका आंसर बच्चों नॉर्मल से अलग आ रहा है, वो सारी क्या हो गई हमारी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू। अब किस केस में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू आएंगी? तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पहले समझें, एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझें, तो ये है कि लेट सपोज ये एक कोच है, एक एसी बस है। ओके, ये एक एसी बस है, ठीक है, डन। और लेट सपोज ये एसी बस का मूवमेंट हो रहा है, लेट सपोज बरेली टू दिल्ली, ठीक है, ये बरेली टू दिल्ली मूव कर रही है। ओके, लेट सपोज एक कोई भी एक टिकट की वैल्यू रख लेते हैं, बरेली टू दिल्ली इसका टिकट लेट सपोज 10 लाख रुपीस का है। 10 लाख रुपए का एक टिकट है, बरेली से दिल्ली आपको पहुंचाएगी, डन। यहाँ पे एक पर्सन इस पे चढ़ता है विच हैविंग ए ह्यूज लगेज, काफी अच्छा खासा बड़ा बैग है, वो लेके चढ़ गया। एंड ये एक सीट पे खुद बैठ गया और एक सीट पे इसने बैग रख दिया। यहाँ तो ये खुद लमलेट है, यहाँ इनका बैग लमलेट है। गेटिंग द सिनेरियो? 2 सीट थी, दोनों सीट्स इन्होंने ऑक्युपाई, डन। और अगर ये जर्नी इन्होंने पूरी यहाँ से यहाँ की कर ली, दैट इज हाउ मच किलोमीटर? 250 किलोमीटर की जर्नी है, पूरी जर्नी कर ली, और जर्नी के बाद अगर इनसे टिकट मांगा गया या पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि यू हैव टू पे 10 लाख की जगह 20 लाख। वाई 20 लाख भाई? 20 लाख क्यों? क्योंकि आपने 2 सीट ऑक्युपाई की हैं। इससे मतलब नहीं है आपने उनका किया क्या, आप खुद बैठे या क्या किया, आपने सीट 2 ऑक्युपाई की हैं, इसलिए आपका बिल डबल आएगा। गेटिंग द पिक्चर? अब यहीं पे लेट सपोज 50% ऑफ जर्नी तक, ठीक है, मिड ऑफ द जर्नी तक आपने 2 सीट ऑक्युपाई की होती, और मिड ऑफ जर्नी पे जब आपको पता लग जाता कि पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अगली हाफ जर्नी में आप खुद तो रहे और बैग अपने ऊपर ही रख लिया, ठीक है। तो सेकंड केस में 50% जर्नी तक आपने दोनों सीट ऑक्युपाई की हैं, और 50% के बाद आपने एक सीट ऑक्युपाई। अब कितने पैसे देने पड़ेंगे? एकदम हिसाब किताब बराबर, मतलब कोई लफा नहीं चाहिए, एकदम बराबर। तो एक सीट तो पूरे टाइम ऑक्युपाई की, उसका तो पूरा ही पैसा दोगे, और दूसरे सीट आधी टाइम ऑक्युपाई, वो भी पैसा दोगे। भाई जो पूरी ऑक्युपाई की है वो भी देनी है, जो आधी ऑक्युपाई की है वो भी देनी है। वेरी गुड, 15 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने कहा बहुत बढ़िया बेटा, सही तुम चूना लगाए हो, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये बस वापस भी आएगी। कंडक्टर ने आपसे मजे ले लिए, 15 लाख ले लिया और वट एवर द अमाउंट ये ले लिया। अब ये वापस बरेली की तरफ आ रही है बस। इज इट क्लियर? वापस आ रही है। आपने क्या किया? आप यहाँ आए, आपने छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे, ठीक है, ऑलमोस्ट 20-25 बच्चे आपने इकट्ठे कर लिए, 20, ठीक, सब अंदर आ गए। कंडक्टर ने बाहर से देखा, अरे इतने लोग बैठ गए हैं, इज वेरी हैप्पी, बहुत लोग आ गया, तो बहुत जल्दी बस भर गई, ठीक है। तो बेसिकली 21 पीपल एंटर्ड इन द बस। बस के अंदर 21 लोग आ गए। तो
कंडक्टर ने अपना एक हिसाब लगा लिया, 10 लाख रुपए का टिकट है, 21 लोगों का मतलब 2 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो गया। देन आपने अंदर के सीन में क्या किया, आपने अंदर के सीन में एक सीट पे आप खुद लद लिए, ठीक है, और अगली सीट पे आपने 20 बच्चों को एक के बाद एक जब तक दीवार तक लग ना जाए सिर्फ लगा दिया, सबको इसके ऊपर लगा दिया। एक आध को अगर गोदी में लेना पड़ा वो भी ले लिया। अब टिकट कंडक्टर आपके पास आया, बोला है हमें तो 21 सीटों के पैसे चाहिए, विल यू पे फॉर 21 सीट? नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय आप एग्रीगेट हो गए और आप उसे कह सकते थे कल तक क्या था, कल तक नंबर ऑफ सीट्स गिन रहे थे, मैंने 2 सीट्स ली, लिविंग बीइंग तो एक ही था, और आज लिविंग बीइंग गिन रहे हो या सीट गिन रहे हो? तो आज भी सीट ही गिनो जो कल गिन रहे थे। तो वो बिल जो 21 पीपल का 2 करोड़ 10 लाख आना था, क्योंकि सीट्स 2 ही यूज हुई हैं, 2 सीट्स यूज हुई हैं, तो आज बिल भी 20 लाख ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जस्ट कीप दिस एग्जाम्पल इन योर माइंड, बस इस एग्जाम्पल को माइंड में रखिएगा। नाउ सिनेरियो इन केमिस्ट्री क्या है, ये रहा सोल्यूशन, वाटर है, हमने कोई सोल्यूट बाहर से ऐड किया, और ऑब्वियसली बेटा एक पार्टिकल तो ऐड होगा नहीं, लाखों पार्टिकल आ रहे हैं, मोल्स में चीजें हो रही हैं। लेट सपोज ये पार्टिकल अंदर आके टूट गया, ये पार्टिकल अंदर आके टूट गया, डबल हो गया, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज विल बी डबल, ठीक है, एग्जैक्ट डबल। लेकिन आपने जो पार्टिकल ऐड किए हैं, इसके आपने 100 मोल्स ऐड किए होते और इसका अल्फा 50% होता, मतलब 100 ऐड करोगे तो 50 टूटेंगे, 50 नहीं टूटेंगे। अब कितना होगा, मतलब आधी जर्नी तक तो बाइफर्गेशन है, फिर नहीं, 1.5 हो जाएगा यहाँ पे, या ये कहें कि पहले से मुकाबले पार्टिकल 150 हो जाएंगे, 100 ऐड करेंगे 200 की जगह 150, अगर अल्फा 50% है। ये चीज हमें समझनी है, अभी समझेंगे धीरे धीरे। तो पॉइंट क्या है, अगर एक पार्टिकल अंदर जाके 2 में चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज दुगनी हो जाएंगी, बट जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स दुगने हों या सारे पार्टिकल्स टूट रहे हो। यानी आपने NaCl ऐड किया है, तो NaCl का एक अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट ये आयोनाइज हो रहा है, कितने परसेंट डिसोशिएट हो रहा है। तो अगर ये अंदर जाके 2 में टूट जा रहा है तो डबल हो रहा है, तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज डबल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये अंदर जाने के बाद आधे पार्टिकल टूटे और आधे नहीं टूटे, यानी 100 लिए थे, 100 में से 50 पार्टिकल तो NaCl के आयनाइज हो गए, Na और Cl में, तो 50 तो आयनाइज हो गए, जो 50 आयनाइज हुए वो इसमें और इसमें टूटेंगे, और बचे कितने, 50। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनकी वजह से भी है, इनकी वजह से भी है, इनकी वजह से भी है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तीनों की वजह से है, तो टोटल पार्टिकल हो गए 150। लेकिन हमने बाहर से ऐड किए थे खाली 100, तो हर एक पार्टिकल ऑन एन एवरेज कितने में चला गया, 100 पार्टिकल 150 में चले गए, तो एक पार्टिकल 1.5 में चला गया, यानी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितनी आनी चाहिए थी उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा आंसर आएगा। और ये बस वाली कहानी या ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कैसे आई, ये कहानी बताई हमें वॉन्ट हॉफ ने। वॉन्ट हॉफ ने एक रिलेशन दिया जिस फैक्टर का नाम उन्होंने आई रखा, वॉन्ट ऑफ रिलेशन या वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई, उससे हम पता करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। मतलब हमें नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पता हो तब भी हम एबनॉर्मल का आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, बस हमें एक चीज और चाहिए, अल्फा। ठीक, तो अब बेटा आज की पढ़ाई स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूं। आज की हमारी पढ़ाई है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यूज। व्हाट आर एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यूज? जब भी आंसर नॉर्मल से डेविएट हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यूज कब आएंगी? 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारा सोल्यूट जो है वो डिसोशिएट हो जाए, अगर डिसोशिएट होगा तो बेटा जो आंसर आना चाहिए उससे ज्यादा आंसर आएगा प्रैक्टिकली। मतलब थ्योरी का आंसर अगर x है तो प्रैक्टिकल का आंसर x प्लस समथिंग होगा। अगर चीजें टूटेंगी, पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। और अगर सोल्यूट हमारा एसोसिएट होगा तो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल आएंगी,
और इस समय थ्योरी के आंसर से प्रैक्टिकल का आंसर कम आएगा। एबनॉर्मल में दो केसेस हो सकते हैं, एक डिसोसिएशन का केस और दूसरा एसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल आंसर है या जो आप आंसर निकालेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, दैट इज एबनॉर्मल जिसे कहेंगे, वो मोर देन थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा, जो फॉर्मूले चाह रहा है उससे ज्यादा। और एसोसिएशन के केस में वो आंसर लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा। अब इनके लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसे हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू कह रहे हैं, वॉन टॉप ने स्टडी की है और वॉन टॉप ने एक फैक्टर बनाया है आई। तो हेडिंग है हमारी वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है बेटा? इसका डिनोशन तो आई है। बेसिकली वांट ऑफ हमें यह बता रहा है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद एक पार्टिकल कितने पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। हो सकता है एक पार्टिकल 2 की तरह बिहेव कर रहा हो, तो वांट ऑफ फैक्टर उस समय 2 हो जाएगा या आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर एक पार्टिकल 3 में टूट रहा हो तो वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। तो जब भी पार्टिकल टूटेंगे, जब भी पार्टिकल डिसोशिएट होंगे, तो ये जो वांट ऑफ फैक्टर है इट विल बी मोर देन 1। ये 1 से ज्यादा आता हुआ दिखेगा अगर पार्टिकल टूट रहे होंगे, क्योंकि क्या कहा गया है बेटा कि डिसोशिएट हो रहे हैं। डिसोशिएट मतलब पार्टिकल बढ़ जाएंगे, एक टूटने का 2 हो गया, 3 हो गए, पार्टिकल बढ़ गए। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये देखने को मिलेगा और गारंटेड वांट ऑफ का आंसर 1 से ज्यादा आएगा। जितने पार्टिकल हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन में उससे ज्यादा पार्टिकल होंगे, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएंगी। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मोर देन 1 दिखेगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 दिख रही है, मतलब जितने पार्टिकल ऐड किए उतने की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ सॉरी, इट इज द केस ऑफ नॉर्मल, ये एबनॉर्मल का केस नहीं कहलाएगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। और अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट इज द केस ऑफ एसोसिएशन। ये बच्चों केस काहे का है कि पार्टिकल आके जुड़ गए, और जुड़ गए तो पार्टिकल ऑब्वियसली कम हो गए। तो अगर हमने बाहर से 10 पार्टिकल ऐड किए हैं और हर पार्टिकल अंदर जाके 2 की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल 20 दिखने लगे। और अगर हमने बाहर से 20 पार्टिकल ऐड किए हैं और अंदर आने के बाद 2-2 पार्टिकल जुड़ के एक बना रहे हैं, तो पार्टिकल कम होते हुए लग रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर बता क्या रहा है? वांट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला ये है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट, एक्चुअली या एक्सपेरिमेंटली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली एडेड। हमने बाहर से ऐड कितने किए थे? हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने 10 ऐड किए थे, अंदर जाके 20 हो गए, दैट मीन्स आई की वैल्यू 2 आ रही है, आई मोर देन 1 आ रहा है, तो ये केस होगा डिसोसिएशन का। अगर हमने बाहर से ऐड किए थे 20, अंदर जाने के बाद 20 से कम हो गए, 15 हो गए, 10 हो गए, कुछ भी हो गए, और अगर ये 10 हो गए तो ये 0.5 आ रहा है, आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। तो जब भी वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम हो जाएगा तो ये केस कहलाएगा एसोसिएशन। तो व्हाट इज बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर? वांट ऑफ फैक्टर है क्या? बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाय एडिंग 1 मोल। एक मोल अंदर जाने के बाद कितनों की तरह बिहेव कर रहा है? एक मोल एक की तरह ही अगर बिहेव कर रहा है, आइडियल। एक मोल अंदर जाने के बाद 2 में टूट गया, 2 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, बढ़ गए पार्टिकल, या 1.1 1.2 कुछ भी हो गया, मोर देन 1 आ रहा है, डिसोसिएशन। और एक मोल बाहर से ऐड किया, अंदर जाने के बाद 0.9 0.8 0.7 कुछ भी 1 से कम रह गया, दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन। तो आई की बेसिकली एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू के हिसाब से 2 केस हैं, वन इज ऑफ डिसोसिएशन एंड अदर इज ऑफ एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन 2 केसेस हमें यहां आई के देखने हैं। बेसिकली हमने कहा 3 केस, एक तो नॉर्मल ही है, उसे देखने की जरूरत ही नहीं, एक है डिसोसिएशन, एक है एसोसिएशन। सबसे मेन हेडिंग है रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा।
रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा किसे कहते हैं हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक पार्टिकल कितने में जाके टूट रहा है, या सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक पार्टिकल में से कितना टूटा उसे अल्फा कहते हैं। एक में से कितना टूटा, या एसोसिएशन जब कहेंगे तो एक में से कितना जुड़ा। मान लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट AN नाम का है। ये AN मैंने इसलिए लिया कि एक जनरलाइज केस कर दिया और वो N टाइम्स A में टूट गया। कहने का मतलब ये N क्या है, अगर मैं NaCl लूंगा तो ये टूटेगा Na और Cl में, तो भैया ये एक पार्टिकल दो में गया। अगर मैं MgCl2 लूंगा तो ये टूटेगा Mg आयन और ट्वाइस Cl में, यानी एक ये दो ये तीन में टूटेगा। तो यहाँ N की वैल्यू 2 है, यहाँ N की वैल्यू 3 है। या अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है K4FeCN6, तो ये वाली चीज तो आयनाइज होती नहीं है, लेकिन ये अलग हो जाता है। तो पोटेशियम अलग हो गया, FeCN6 आयनाइज नहीं हुआ, FeCN6 ऐसे रहा। तो ये वाली वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू 4 आयन एक ये मिला के 5, तो N की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। तो बेसिकली N क्या है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूट रहा है। और एक दो एग्जांपल N के देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये लिखा है मैंने बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। बताइए बेटा N की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली ऑप्शंस आर 1 2 3। N क्या है, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूटेगा, N क्या है, ठीक है। बताइए आप N क्या है बेरियम नाइट्रेट में। ऑप्शन है आपके 1 2 3। ऑब्वियसली आर्यन, वेरी गुड। तो यहाँ N की वैल्यू 3 है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर है कैसे 3 है, इसका मतलब ये भी क्लियर है, एक बेरियम है और दो नाइट्रेट आयन है, तो इसलिए N की वैल्यू यहाँ 3 है, दिस वन। एक और करके देख लेते हैं। अब की मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, नाम बोलूंगा। इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, और ये चालाकी एग्जामिनर भी आपके साथ करेगा। बताना बेटा N कितना है, कैल्शियम फॉस्फेट का N कितना है। कैल्शियम फॉस्फेट बताइए N कितना है। गलत है बेटा, समझना, बाकी लोग देखें। ध्रुव बेटा गलत है। ओके, कार्तिक बेटा गलत है। ओके, चेतना बेटा गलत है। एक और ने दिया है आंसर, ईशांत गलत है। विजय गलत है। एक बच्चा का नाम निकल गया, देखा नहीं, शायद उनका भी गलत ही होगा। ओके, अब आंसर सही आया है संजना का, और अभिषी गलत है, आयुष गलत है। अब आंसर सही दिया है संजना ने। बेटा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, अब चेतना का भी सही है और कार्तिक का भी सही है, वंश गलत है। वेरी गुड, अब सही आंसर आ गया। वैदेही, कार्तिक सबके सही आंसर आ रहे हैं, विजय सही है। बेटा बेसिकली कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला होता है। फॉस्फेट आयन की वैलेंसी 3 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट ऐसा होता है। तो कैल्शियम आयन के 3 पार्टिकल्स बनेंगे और फॉस्फेट आयन के 2 पार्टिकल। फिलहाल हमें नेक्स्ट पार्टिकल गिनने थे, तो पार्टिकल तो 5 हो गए। तो व्हाट इज N, वो हमें समझ में आया कि N कैसे निकालते हैं। ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। अभी हम काय की बात कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीख रहे हैं डिसोसिएशन में, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। ये A नाम का सब्सटेंस था, ये टूट रहा है N टाइम्स A में, और N क्या है वो समझ में आ गया। ये शुरू में 1 मोल था, ये 0 था। इनिशियली A 1 है और इनिशियली टूटे हुए जो पार्टिकल्स हैं वो 0 है। लेट सपोज 1 में से जो भी टूटता है उसे हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा यहाँ टूट गया। अगर अल्फा ये टूटा तो ऑब्वियस सी बात है ये कितने बनेंगे, N अल्फा। 1 में से अगर अल्फा गया है तो वहां कितने बन गए बेटा, N अल्फा। तो बच्चों ये बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। ये 1 माइनस अल्फा बना है, बचा है वहां N अल्फा बन गया। इनिशियली 1 लिया था, 1 में से जो टूटा था वो अल्फा था। 1 टूटेगा तो N बनेंगे, है ना, बैलेंसिंग के हिसाब से। तो अल्फा टूटा है तो वो कितने बनेंगे, N टाइम्स ऑफ अल्फा। और ये बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब कितने पार्टिकल्स हो गए हैं, तो नाउ टोटल पार्टिकल्स अगर हम देखें या टोटल मोल्स देखें तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। अब
टोटल पार्टिकल इतने हो गए। अब अगर मैं इसमें से अल्फा को कॉमन लेना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया है, n प्लस का हो गया, ये 1 माइनस का, तो मैंने अल्फा कॉमन लिया है, n माइनस 1 बचा है, तो ये वैल्यू आ गई। अब पार्टिकल इतने हो गए। बच्चों आई का फॉर्मूला क्या था? पार्टिकली एक्चुअली प्रेजेंट और पार्टिकली एक्चुअली एडेड। भैया ऐड कितने किए तुमने ऐड कितने किए थे? 1, तुमने ऐड 1 किए थे, और अब हो कितने गए हैं? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इतने हो गए हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? आई का ये फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आई की वैल्यू ये आ रही है, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 अपॉन 1। मैं यहां से अल्फा के टर्म्स में आंसर निकालना चाहता हूं, तो अगर मुझे अल्फा के टर्म्स में आंसर निकालना है तो ये 1 उधर जाके माइनस कर दे रहा हूं, तो ये हो गया अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू आई माइनस 1, है ना? इसे थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, आई माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये एक रिलेशन आ गया अल्फा और आई में फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। दोबारा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, ए पार्टिकल थे और वो ब्रेक हो गए n टाइम्स में। ये शुरू में 1 थे, शुरू में ये नहीं थे, जब ये टूटे, इसमें से अल्फा टूटा तो ये n टाइम्स बन गए, और इस समय सोल्यूशन में इतने पार्टिकल बचे हैं। जितने पार्टिकल बचे हुए हैं और जितने बने, दोनों की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। तो टोटल पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये टोटल पार्टिकल हो गए। इसको हमने अल्फा कॉमन लिया है, तो प्लस अल्फा कॉमन लिया है। ये अल्फा जब कॉमन लिया तो ये प्लस का n था, और यहां से ये माइनस का 1 बचेगा, इसलिए ये हो गया। और ये सॉल्यूशन में बाद के पार्टिकल कितने हो गए, या इन दोनों का एडिशन ये आ गया है। आई का फॉर्मूला होता है, बाद के पार्टिकल कितने हैं? बाद के पार्टिकल है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, शुरू के पार्टिकल 1 थे। तो एलसीएम जब डिनोमिनेटर 1 है तो दोनों के नीचे 1 है, तो दोनों टर्म्स को सेग्रीगेट अगर कर लें, और ये हमें निकालना है अल्फा n माइनस 1, तो ये आई है, ये 1 इधर आके माइनस का हो गया, आई माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है आई माइनस 1 n माइनस 1, यहां से ये अल्फा आएगा, आई माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। क्या आपको रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ, इससे क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑब्वियसली ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, और ये कितने पार्टिकल में टूट रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ में रिलेशन क्लियर है। बट याद रखिएगा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला है। वेरी गुड, तो एक दो क्वेश्चन इसमें पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर है, एक दो क्वेश्चन आप करके देखेंगे तभी आपका दिमाग और खुलेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 50% डिसोसिएटेड NaCl, ठीक है, वॉट एवर द मोलैरिटी गिव अल्फा, सॉरी गिव आई। 50% डिसोसिएटेड NaCl है, आई बताइए बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50%, वो तो हमने दे ही दिया, अल्फा तो हमने दे ही दिया। गिव वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर आई बताना है। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं ही बता देता हूं। अरे बहुत बढ़िया, आंसर आपका आ गया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी समझ गए होंगे। तो यहाँ आपका आंसर है 1.5। कैसे आया? पहला तरीका इसका ये है, चुपचाप फॉर्मूला रट लिया, आई माइनस 1 m माइनस 1। n की वैल्यू क्या है? NaCl 2 पार्टिकल है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर यहाँ n 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और ऊपर न्यूमरेटर में i निकालना है आपको, तो i की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा, ये माइनस 1 है, उधर जाके प्लस। तो अल्फा आपको परसेंटेज में 50 दिया है, यानी परसेंटेज होता है 100 में कितना है,
जबकि हमने न्यूमेरिकल जो करना है वो 1 में कितना है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 आएगी। तो ये वाला आंसर आपका 1.5 आए। किसी को डाउट? 1.5 क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फॉर बेरियम क्लोराइड, वही एक्वा सोल्यूशन ये सब है अपने आप, want of factor is 2.74, give it degree of dissociation। बेटा इसे डिसोसिएशन कहें या आयोनाइजेशन कहें, एक ही बात। want of factor आपका 2.74 है फॉर बेरियम क्लोराइड, गिव इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। करिए। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर गलत है चेतना। कार्तिक सही है, वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन सही है, कार्तिक आर्यन सही है। चेतना आपने एक सिली मिस्टेक की है, उसको देखिए जल्दी से। हाँ आहो वैदई, वही गलती आपने की है, वही सात्विक कर रहे हैं। बाकी सही है, अविशी, ईशान एंड अरुषि ये सब सही है। बाकी इन्होंने, अविशी ने और चेतना ने और एक दो बच्चों ने थोड़ी सी गलती, थोड़ी क्या गलती की है, वो ये भूल गए BaCl2 का N क्या है। अरे BaCl2 का N3A3, हर जगह थोड़ी N2 लगा दोगे यार। हाँ तो हाफ तो करोगे तुम ही ना। तो यहाँ अगर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो 87% है, वैल्यूज में कहूंगा तो 0.87 है। ठीक है, तो यहाँ आपको अल्फा निकालना था, ना कि आई। और ये फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। N की वैल्यू यहाँ 3 है क्योंकि ये 3 पार्टिकल में टूट रहा है, और I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये है, और ये 3-1 होगा, 1.74 अपॉन 2 होगा, 0.87। यहाँ कहीं परसेंटेज नहीं कहा है तो यही आंसर हो गया। और 87% हो जाता जब ये कहते परसेंटेज में आंसर दीजिए तब। अब आप लोगों को थोड़ा तो क्लियर ज्यादा हुआ होगा पिछले से, ठीक है, कि अल्फा और आई में क्या रिलेशन। ठीक है, ओके। एन की वैल्यू कैसे आएगी, एक बच्चे ने पूछा है कि हाउ वी डिटरमाइन एन, एन का असली मतलब है क्या। मैंने इसीलिए और सारे एग्जाम्पल कराए थे, लेकिन फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। NaCl टूटता है एक Na और एक Cl में, यानी ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। ये एक पार्टिकल अंदर जाने के बाद एक और एक दो पार्टिकल में टूट रहा है, तो यहाँ N2 है। एक पार्टिकल कितनों में आयनाइज हो रहा है, कितने पार्टिकल, कितने टाइप के पार्टिकल बना रहा है, एक तरीके से कितने टाइप के, कितने पार्टिकल्स में चेंज हो रहा है, वो N है। अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, है तो वही सारे एग्जाम्पल। MgO होता तो Mg आयन है और O आयन है, तो भी बेटा N2 रहता। यानी ये N वैलेंसीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये दो पार्टिकल हैं, ये भी दो पार्टिकल हैं। अब अगर यहाँ बेरियम सल्फेट लिखा होता BaSO4, अब ये आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री इतनी आनी चाहिए कि SO4 आयनाइज नहीं होते, सल्फेट एक कोवलेंट यूनिट से जुड़े हुए हैं, तो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दो ही रहेंगे। तो ऐसे केसेस में N2 रहेंगे। अब 3 कब 4 कब है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया है CaCl2 है, तो ये टूटेगा एक कैल्शियम आयन में, और बेटा क्लोराइड आयन के दो पार्टिकल अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ N की वैल्यू 3 है। FeCl3 AlCl3 या CaCl2 सॉरी FeCl3 AlCl3 में N4 हो जाएगा, एक Fe 3Cl एक Al 3Cl, तो N4 हो जाएगा वहां। यहाँ पे N3 है, कैल्शियम फॉस्फेट में 5 था, N ऐसे निकालते हैं। तो अभी हमें एसोसिएशन का केस और देखना है, बट जस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे डिसोसिएशन पे हैं, ऑलमोस्ट 90%, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन एसोसिएशन के हैं। ठीक है सात्विक, वेरी गुड। चलिए अब पॉइंट क्या आ गया बेटा, हमने आई पढ़ा, व्हाट इज आई, आई क्या है, एक पार्टिकल अंदर जाने के बाद कितने पार्टिकल में टूट जाएगा। आई बेसिकली क्या बताता है, एक पार्टिकल से सब यूनिट कितनी हो जाती है, और नॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूं, भैया नॉर्मल क्या था,
व्हाट इज नॉर्मल कॉलिगेटिव, एक पार्टिकल का आंसर, ठीक है। और आई क्या है, नेट पार्टिकल कितने हो गए, एक पार्टिकल का आंसर इतना आ रहा है और नेट पार्टिकल इतने हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू। तो बेसिकली आई को कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू। आई का एक आंसर ये भी है कि भैया प्रैक्टिकल आंसर इतना आया, थ्योरी का आंसर इतना आया, तो इन दोनों का रेशियो क्या देगा, हमें आई देगा। इसको प्रैक्टिकल को कई लोग कह देते हैं एबनॉर्मल को थ्योरेटिकल, सॉरी एबनॉर्मल इज एक्सपेरिमेंटल, सॉरी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल को कह देते हैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव वैल्यू। तो व्हाट इज आई, आई की दो डेफिनेशन बन गई। एक डेफिनेशन आई की कहां से बनी थी, आई की एक डेफिनेशन बनी थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली एडेड। तो यहां से जो डेफिनेशन बनी वो क्या थी कि एक पार्टिकल डिवाइड में जो आ गया ना, तो एक पार्टिकल अंदर जाके कितनों में बिहेव कर रहा है। तो आई इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पार्टिकल एडेड फ्रॉम वन पार्टिकल। और आई की एक और डेफिनेशन आ गई, इट इज द रेशियो, आई एक रेशियो है, किसका रेशियो है, ऑफ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू, या आप उसे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव वैल्यू टू द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव वैल्यू। एक बस इसमें पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा जो बहुत ज्यादा गलत होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, याद है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स के डायरेक्टली होते हैं। एंड अगर मास सेम हो, मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। अगर मास सेम हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्स होते हैं। यानी इस फॉर्मूले में अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखा है तो नॉर्मल मोलर मास ऊपर आएगा और एबनॉर्मल मोलर मास नीचे आएगा। अरे भैया उल्टा क्यों कर दिया, यहां एबनॉर्मल ऊपर था कॉलिगेटिव वैल्यू और यहां एबनॉर्मल नीचे है मोलर मास में। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोल्स प्रोपोर्शनल है, मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली को अगर ध्यान से देखोगे तो आई की तीसरी डेफिनेशन आ गई, आई की तीन डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन आई की यहां से बनी कि भैया एक पार्टिकल अंदर जाके कितने में चेंज हो गया। दूसरी डेफिनेशन आई की यहां से बनी कि ये एक रेशियो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव वैल्यू अपॉन नॉर्मल, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने निकाला एक्सपेरिमेंट से और थ्योरी से, तो एक्सपेरिमेंट अपॉन थ्योरी आएगा। और तीसरा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेनली मोलर मास निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से जो मोलर मास आएगा वो नीचे लिखा जाएगा और थ्योरी से जो मोलर मास आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। तो एक रेशियो ये आ गया। तो आई की तीसरी डेफिनेशन क्या आ गई, व्हाट इज बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास टू द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल का रेशियो है। तो आई की आप ये तीन अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, आई एक्चुअली में होता क्या है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से कैसे रेशियो निकाल सकते हैं और मोलर मास से कैसे रेशियो आई बताएगा। ठीक है, आई की तीन वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, बोलो बच्चों, आई की कौन कौन सी तीन वैल्यूज हो सकती हैं। आई की एक वैल्यू हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एडेड। एक आई की डेफिनेशन हो सकती है दैट इज एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास अपॉन नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर, ये उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी बेटा, अभी मैं मोलर मास लिख रहा था तो मोलर मास की जगह एबनॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू और ये है नॉर्मल क्वालिटेटिव वैल्यू, और मोलर मास में उल्टा है, नॉर्मल मोलर मास ऊपर है और एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल मोलर मास नीचे आएगा। और आई की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ये चीज नॉर्मल है
ना एसोसिएट है ना डिसोसिएट है। आई मोर देन 1 आएगा तो डिसोसिएशन है, आई लेस देन 1 आएगा तो एसोसिएशन है। इज इट क्लियर? इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? एक मिनट बेटा, कार्तिक अभी देख के बता रहा हूं। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि आपने सपोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन किया और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका क्वेश्चन था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम आपका आंसर आ रहा था। अगर आपका इतना आंसर आ रहा था तो ये तो आया थ्योरेटिकल आंसर, और इसी को अगर आप खाली मल्टीप्लाई कर दें यहाँ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो आंसर आने लगेगा वो आप कह सकते हैं एबनॉर्मल का आंसर आने लगा। मतलब सारे फॉर्मूले आपके एबनॉर्मल के वही हैं, बस नॉर्मल का आंसर निकाल के आई से मल्टीप्लाई करिए, एबनॉर्मल का आंसर आ जाएगा। आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब अगर आपको एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन करना है तो कुछ नहीं, ऐसे ही ये सॉल्व करिए, बस आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वो एबनॉर्मल के लिए आएगा। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था तो नॉर्मल जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालिए और आई से मल्टीप्लाई करिए, अब जो आंसर आपको मिलेगा वो एबनॉर्मल का आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं तो आप सीएसटी से निकालेंगे, ये नॉर्मल आंसर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो प्रेशर आएगा वो आपको एबनॉर्मल का प्रेशर मिल जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू आती है आई की, उसे नॉर्मल से मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल बन जाता है। एक बारी एसोसिएशन का केस और देख लें, फिर पूरी चीज को सम अप करेंगे। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, लेकिन ये अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चीजें जुड़ रही हैं, टूट नहीं रही हैं, अब चीजें जुड़ रही हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। मतलब कई सारे पार्टिकल जुड़ने के बाद एक पार्टिकल बन रहा है। यहाँ n बड़ा आसान है पहचानना। यहाँ एग्जामिनर आपको कहेगा डाइमेराइजेशन हो रहा है। व्हाट इज डाइमेराइजेशन? दो पार्टिकल जुड़ के एक बना रहे हैं। ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, तीन पार्टिकल जुड़ के एक बना रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू डाइमेराइजेशन के लिए 2 और ट्राइमेराइजेशन के लिए 3 यही होगी, इससे अलावा नहीं होगी। तो यहाँ n क्या है? फॉर डाइमेराइजेशन इट इज n इज 2 और ऐसे ही ट्राइमेराइजेशन टेट्रामेराइजेशन n निकाल लो। अब यहाँ अगर एक मूल शुरू में लिया है, ये लिखा है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने डाई पे 3 लिख दिया है। अरे यार सॉरी, मैं जल्दबाजी में 3 लिख गया, सॉरी। डाइमेराइजेशन में 2 आएगा, आई एम वेरी सॉरी। आई की वैल्यू निकाल रहे हैं अब। अच्छा, अगर एक पार्टिकल है तो ये तो 2 अभी जुड़ा नहीं है, ये ऐसे ही। अब इसमें से अल्फा जुड़ रहा है, एक कॉमन सेंस लगाओ, जब n पार्टिकल जुड़ते हैं तो 1 बनते हैं, अल्फा जुड़ रहे हैं तो अल्फा बाई n, n से 1, 1 से 1 बाई अल्फा, n से 1, 1 से 1 बाई n और अल्फा से अल्फा बाई n। अब ये बचे कितने बेटा? 1 लिया था, अल्फा निकल गया, बचे कितने? 1 माइनस अल्फा। अब कितने पार्टिकल हो गए सोल्यूशन में? अब बेटा टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए? टोटल पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। और अब की मैं अल्फा यहां से कॉमन ले रहा हूं माइनस के साथ। तो अगर मैंने 1 माइनस अल्फा कॉमन लिया है, 1 माइनस अल्फा, तो अगर मैंने माइनस अल्फा कॉमन लिया है तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये 1 बाई n माइनस का हो गया। आई होप सो इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है और ये आप समझ रहे होंगे कि अगर मैंने यहां से कॉमन लिया है माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा कॉमन लेने पे ये वाला टर्म हो गया 1 और ये वाला टर्म जिसमें पहले प्लस लगा था अब माइनस हो गया। नहीं तो ब्रैकेट ओपन करके देखिए, यही चीज आनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं आई हमें निकालना है। आई में पार्टिकल बाद में कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई n, है ना? ये हो गए हमारे बाद के पार्टिकल।
इनिशियल पार्टिकल हमारे 1 थे, अल्फा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो ये पूरा टर्म उधर चला गया, आई इधर आ गया, अल्फा 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस आई, या अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n। ये फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो डिसोसिएशन में अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 था। अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो ये 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n है। ये दो फॉर्मूले हैं अल्फा और आई के रिलेशन के। ये वाला फॉर्मूला एसोसिएशन का है और ये वाला फॉर्मूला डिसोसिएशन का है। बस इतना याद रखना है, एक में नीचे n है, एक में 1/n। हाँ, अगर आप आई माइनस 1 लिख रहे हैं, मतलब आई पहले लिख रहे हैं तो नीचे n पहले लिख लेना, आई यहाँ बाद में लिख रहे हैं तो n 1/n करेंगे, वो बाद में लिखेंगे। तो ये रिलेशन हो जाएगा एसोसिएशन का। एक आध क्वेश्चन ही हमारे कोर्स में है एसोसिएशन का, बाकी मेनली क्वेश्चन हमारे डिसोसिएशन के हैं। और जितने भी एबनॉर्मल के क्वेश्चन होंगे जैसे एलिवेशन या डिप्रेशन के, आप उसका एबनॉर्मल का ही आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप आई यहां से निकालिए, यहां से या यहां से, आई निकालने के बाद ऑर्डिनरी जो फॉर्मूला है आपका, वो ऑर्डिनरी फॉर्मूले का यूज करिए। ये ऑर्डिनरी फॉर्मूला था, उसमें आई मल्टीप्लाई करिए, आपको एबनॉर्मल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप 2-4 क्वेश्चन करके देखेंगे तब आएगा। हाँ बेटा ध्रुव, पूछिए क्वेश्चन। तो ये पता कैसे चलेगा जो लास्ट में आपने बताया था आई से मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि जैसे कल मैंने क्वेश्चन सेंड करे थे उसमें वो पता नहीं चला कि आई से उसको मल्टीप्लाई करना था। बेटा अगर, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, इसमें बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए, मतलब आयनिक कंपाउंड दिख जाए, NaCl है, MgCl2 है, MgO है, तो ये तो आयनाइज होंगे ही होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, इथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाए तो ये नॉर्मल रहते हैं, ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना है। और अगर कभी भी एसोसिएशन का क्वेश्चन होगा, जैसे हमारे कोर्स में एसिटिक एसिड जो है बेंजीन के अंदर जाके डाइमराइज हो जाता है, 2 पार्टिकल एक में चेंज हो जाते हैं, तो वहां एसोसिएशन के केस में आपको एग्जामिनर खुद बताएगा डाइमराइज हो रहा है। लेकिन हाँ आप सही कह रहे हो, डिसोसिएशन के केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में एग्जामिनर नहीं बताता है कि ये डिसोशिएट हो रहा है। आयनिक कंपाउंड में हमें खुद सोचना होता है डिसोशिएट हो रहा है। एंड जब एग्जामिनर हमें अल्फा नहीं देता है, इस केस में हम मानते हैं वो 100% डिसोशिएट होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे। जैसे उसने आपसे सपोज कह दिया NaCl हमने डाला है, तो बताओ आंसर कितना आएगा? थ्योरी से डबल आएगा, हम कह देंगे। क्यों कहेंगे थ्योरी से डबल? क्योंकि NaCl का हम अल्फा जब गिवन नहीं है तो 1 मानेंगे, और अल्फा 1 है तो आंसर हमारा पहले से डबल आएगा, या आई की वैल्यू 2 आएगी। इसे आप करके देखिए। नेक्स्ट डाउट, अगला डाउट बताओ। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट डाउट बोलिए। अब आप क्वेश्चन करके देखिएगा ये वाला। तो थियोरेटिकली ये चैप्टर तो फिनिश हो गया है, लेकिन हम इसके कल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये सारे रेशियो सब बराबर होंगे। बेटा मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कार्तिक आपने क्या भेजा है अभी कॉल सर में? अगर हम कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन लेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन में सोल्यूशन लेंगे, तो उसकी सारी वैल्यू, सारे रेशियोज की मोलर मास वाले और वो एबनॉर्मल और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका रेशियो तो हाँ सेम ही आएगा ना? वेरी गुड। अगर एक सोल्यूशन में आप तीनों फॉर्मूले से किसी से भी आई निकाल रहे हैं, सेम है। अगर एक ही सोल्यूशन है तो तीनों का रिलेशन एक ही है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा रिलेशन। ठीक है बच्चों, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर यू आर डूइंग एनी बुक, वहां से ले आइएगा। कल मॉर्निंग का नहीं होगा, मॉर्निंग का अल्टरनेट होगा। आज जो बच्चे मॉर्निंग नहीं आए थे, चाहें तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम से भी ना, मॉर्निंग बैच से पहले मैं आपको पहले ही बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन करके रखिएगा, डाउट्स रखिएगा, जिससे कि वहां का टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमें पहले ही पता होगा यहाँ से यहाँ तक के डाउट आज सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस आपको मैंने पहले सप्लाई कर दी, सारे पास कर दिए हैं, पूरी शीट। वो अगर किसी की पूरी हो गई है तो बता दीजिएगा, मैं दूसरा मटेरियल आपको मतलब पर्सनली भेजूंगा, वो तो ग्रुप में नहीं। ठीक है, और आज मैंने कई बच्चों को फोन भी किया था फॉर फीस एंड ऑल,
कई बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है और कईयों का फोन पिक नहीं हुआ था, एक दो को ग्रुप से भी नमस्कार किया या व्हाटएवर। तो किसी के यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से कहिए प्लीज काइंडली टॉक टू मी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज जमा कर दीजिए। एक दो बच्चों से बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स मिला, विच इज वेरी जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिला। अच्छा हमारा बच्चा पढ़ता है तुम्हारे यहाँ? अच्छा हम तो पढ़ते ही नहीं तुम्हारे यहाँ। मैंने पढ़ते ही नहीं तो भाई ग्रुप पे चले जाओ और क्या कहो, मैं निकालूं उससे अच्छा तुम खुद ही निकल लो, दैट मोर बेटर। तो ऐसे रिस्पॉन्स ना आए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आप उनसे कैसे कहें कि छोड़ दें, व्हाटएवर। बाय द वे एक दो के यहाँ बहुत परेशानी थी, ठीक है बहुत परेशानी थी, तो उन्होंने बोल नहीं रहे थे, बट दैट्स नॉट गुड। मनी इज हार्डली मैटर। अगर जेन्युइन आपको प्रॉब्लम है तो मनी हार्डली मैटर, ठीक है। तो पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है। समवन इज वेरी इन टफ सिचुएशन और कंडीशन, तो बेटा आप अपने पेरेंट्स को परेशान मत कीजिए। स्पेशली गर्ल्स ने अपने घर में ज्यादा परेशान किया है कि वो मुझसे भी नहीं बोल पाई और उनसे भी नहीं। तो हाँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, मेरा वाईफाई अभी खराब चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक सही हो जाएगा, तो सारी रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगी, ठीक है। एंड आपके और भी कोई अगर फ्रेंड्स हैं जिनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वो पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली रिकमेंड वो आ सकते हैं। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है दे शुड कम एंड स्टडी, ठीक है, व्हाट एवर द रीजन। अगर फाइनेंशियली उनको दिक्कत है कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकती। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।